Yes, ma'am. Okay. मैं आपको एपिडेमियोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस पेपर पढ़ाने वाली हूँ, विच इज द फर्स्ट पेपर इन थर्ड सेमेस्टर। और आज हम शुरुआत करेंगे एपिडेमियोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी। So, what is epidemiology? I've already taught you people what is epidemiology in the previous semester, but we'll start and we'll study this subject in detail in this semester. So, epidemiology is the study of disease, injury, and death in a population. किसी भी समुदाय में, किसी भी जनसंख्या में जब आप बीमारी, इंजरीज, चोटें जो लगती हैं, जिनकी वजह से कई बार मौतें भी हो जाती हैं, और मृत्यु असामान्य दर पे अगर किसी जनसंख्या में हो रही है, और उसकी स्टडी को हम एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। इस इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी में हम जो जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला हम डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी पढ़ेंगे। एपिडेमियोलॉजी को डिफाइन कैसे किया जाता है, उसकी व्याख्या कैसे की जाती है। हिस्ट्री ऑफ एपिडेमियोलॉजी यानी एपिडेमियोलॉजी का इतिहास पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ रेट्स यानी दरों की महत्ता पढ़ेंगे। एपिडेमियोलॉजी में दर इंपॉर्टेंट क्यों होती है। रिपोर्टिंग ऑफ बर्थ्स, डेथ्स एंड डिजीजेस, ये कैसे की जाती है, यानी जन्म, मृत्यु और बीमारियों की रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, ये हम पढ़ेंगे। अंत में हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज, so in the end we'll study the various kinds of epidemiological studies, which are mainly three kinds: descriptive studies, analytical studies and experimental studies. तो इस चैप्टर में आप क्या क्या सीखेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। पहला, आप डिफाइन करना सीखेंगे एपिडेमिक की डेफिनेशन क्या होती है, एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, और एपिडेमियोलॉजिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, और इनका पब्लिक हेल्थ में इंपॉर्टेंस क्या होती है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ the definition of epidemic, epidemiology and epidemiologist, and what is their importance in public health. After that, we will try making a list of some diseases which have been rated as epidemics in past, as well as some diseases that are causing epidemics today. यानी कि भूतकाल में कुछ ऐसी बीमारियां जिनको एपिडेमिक का दर्जा, महामारी का दर्जा दिया गया है, हम उनकी एक लिस्ट बनाएंगे। और आज के समय में ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो जिन्हें महामारी का दर्जा प्राप्त है या जो महामारी बनकर उभरी हैं या उभर रही हैं, उनकी हम एक लिस्ट बनाएंगे, सूची बनाएंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस हाउ द प्रैक्टिस ऑफ एपिडेमियोलॉजी हैज चेंज्ड इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि सिंस द डेज ऑफ बेंजामिन रश, जो कि यूएस में एक जिन्होंने जो पायनियर थे एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज के, हालांकि उनको फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी नहीं कहा जाता है बिकॉज ही डिड नॉट रीच टू द राइट कंक्लूजन व्हेन ही वाज कैरिंग आउट हिज स्टडीज। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, दिस टाइटल गोज टू जॉन स्नो। तो बेंजामिन रश और जॉन स्नो के समय से एपिडेमियोलॉजी ने अपने आप को कैसे चेंज किया है, हाउ द साइंस ऑफ एपिडेमियोलॉजी हैज इवॉल्व्ड इटसेल्फ, ये हम सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे व्हाई रेट्स आर इंपॉर्टेंट इन एपिडेमियोलॉजी, और हम कुछ कॉमन रेट्स के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। दैट इज जो दरें होती हैं एपिडेमियोलॉजी में, जैसे मृत्यु दर, जन्म दर, बीमारी की दर, इंसिडेंस रेट, प्रेवलेंस रेट, इनके बारे में हम समझेंगे और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है पब्लिक हेल्थ में, एपिडेमियोलॉजी में, ये हम सीखेंगे। देन we'll discuss and learn about these rates in detail, that is incidence and prevalence rates, and with taking examples of each of these rates. So in the end, we will learn about the various kinds of the three kinds of epidemiological studies, that is descriptive studies, analytical studies and the experimental studies, and what is the importance of each type of epidemiological studies, in which case scenario each of the three studies is used, and we will explain the purpose of each and how these studies are carried out. Okay, clear? Yes, ma'am. So we start with this. Today I'm going to give you a scenario, एक
हिंदी में क्या बोलेंगे, काल्पनिक अवस्था, एक काल्पनिक केस आपको दे रही हूँ केस स्टडी के लिए, तो उसकी डिटेल्स आप पेन और पेपर लेकर बैठे हैं ना, नोट कर लीजिए। तो आई एम गिविंग यू अ केस सिनेरियो, उसे हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद इन द कोर्स ऑफ स्टडीइंग दिस टॉपिक आई विल प्रोवाइड यू विद द टूल्स ऑफ investigating and analyzing this case scenario, and after we finish studying this chapter or this topic, then we will try solving this case scenario, this hypothetical example that I'm providing you today. So please note down this hypothetical example that I'm providing you at the beginning, okay? So there is this Mr. A, one person. Can you hear me? सुनाई पड़ रहा है? सुनाई पड़ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बैठे हैं ना, नोट कर लीजिए। So there is this Mr. A person. So he had gone to a picnic with some of his friends. There were about 50 people at the picnic. 50 लोग थे उस पिकनिक में, and they had a good time. They had a blast. For a while, everything was okay. सब अच्छा लग रहा था. थोड़ी गर्मी थी, लेकिन फिर बाद में वो कोल्ड ड्रिंक्स और खाना पीना हुआ तो मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया, थोड़ी बारिश हुई, अच्छा था। पिकनिक उन्होंने एंजॉय किया, तो दे एंजॉयड देयर टाइम। वहां पे गेम्स खेले उन्होंने, और पिकनिक में जो खाना पीना खाया वो सारा वो बना के ले गए थे वो सारे 50 लोग, और उन्होंने एंजॉय किया। सो टू समराइज, दे एंजॉयड देमसेल्व्स, ऑल ऑफ देम, एट द पिकनिक। Later, when they returned from the picnic, this Mr. A, this is from the point of view of Mr. A. He is recalling what happened at the picnic. So this Mr. A, when he came, imagine that it is about 8 p.m. in the night, and Mr. A had planned to do something, and instead of doing his work, because he is unable to do that work, he's having a bad stomach ache. And that is why he's unable to carry out the work that he had planned that he will do after he returns from the picnic. He is experiencing severe diarrhea with bad stomach ache, and he has made several hurried trips to the bathroom in the last 1 hour. Okay? Are you noting down the details? Note कर रहे हैं आप लोग details? Yes, ma'am. Details note कर रहे हैं? Yes. Okay. इसी बीच में उनकी टेलीफोन की घंटी बजती है. So the telephone rings, and it is one of his friends, Mr. B, who was also present at the picnic. So this Mr. B and Mr. A both were present at the picnic, and Mr. B tells Mr. A, Mr. B Mr. A को बताते हैं कि उन्हें पिछले कुछ 1-2 घंटे से सिवियर स्टमक क्रैम्प्स हो रहे हैं और डायरिया हो रहा है, एंड ही इज एक्सपीरियंसिंग वॉमिटिंग। और उनकी पत्नी जो उनके साथ पिकनिक पर गई थी मिस्टर बी की, वो भी ये सारे सिम्टम्स, सो द वाइफ इज आल्सो फेसिंग द सेम सिम्टम्स दैट मिस्टर बी इज फेसिंग। So he tells Mr. A, and Mr. A happens to tell him that I am also facing, coincidentally, I am also facing the same symptoms that you are facing. So they talk about it, and then they hang up the phone, and thereafter Mr. A is thinking that is this a coincidence that all three of us are facing the same symptoms? हम सारे एक ही लक्षण से गुजर रहे हैं और हम तीनों ने एक ही पिकनिक अटेंड की थी। अब वो मिस्टर ए अपने कमरे में बैठकर, अपने घर में बैठकर ये सोच रहे हैं कि क्या बाकी लोगों को भी ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं जो सिम्टम्स हम तीनों फेस कर रहे हैं? क्या बाकी लोग भी बीमार हो गए? क्या खाना इसकी वजह हो सकता है? कॉमन चीज क्या है जो हमने कंज्यूम की? उन सभी 50 लोगों ने एक ही खाना खाया जो वो पिकनिक पर खाकर गए। So all 50 people had consumed the same food that they had taken to the picnic. Now he's thinking that could everybody had become ill from what they ate at the picnic, or so there were 50 people at the picnic. कितने और लोग बीमार हैं? So how many others are sick? क्या ये गर्मी की वजह से हुआ है? क्योंकि थोड़ी गर्मी थी वहां पर, हालांकि बाद में जब बारिश हो गई तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था। Is this food? Is this an epidemic? और ऐसा सोचते सोचते फिर वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे, क्योंकि उनकी स्थिति थोड़ी बिगड़ने लगी, तबीयत खराब होने लगी। तो
after that, he comes to the conclusion that he should visit a nearest health center to get medical help. दूसरी तरफ, ये तो मिस्टर ए के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको सिनेरियो एक्सप्लेन किया. दूसरी तरफ एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, लोकल हेल्थ सेंटर में एक मिस्टर एक्स बैठे हैं, एंड मिस्टर एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ. ये संडे का दिन है, रविवार का दिन है, so nobody else is there in the office, and this person is a student of public health, and the student happens to be there because as a requirement of his public health program, he has been asked to volunteer at the local health department, and so he's doing that. And because it is a Sunday afternoon or evening, so and nobody else is there, so he has to write a report, and he is using one of the personal computers available at the local health center to finish his report. तभी टेलीफोन की घंटी बजती है. So the telephone rang, and this Mr. X, इसमें अभी तक मैं 3 लोगों के बारे में आपको बता चुकी हूँ, Mr. A, Mr. B and his wife, and this is Mr. X who is sitting at the local health department. Mr. X is a student, and he is doing a summer internship kind of a thing. So his summer semester is over, and now he's winding up and writing a report of all the activities that he has carried out. Now the telephone rang. Since it's Sunday, Mr. X thinks of not picking up the phone, but then he finally decides and picks up the phone. So on the other end, there is Dr. Lee from the local hospital, and he asks, Dr. Lee asks this local X to inform Dr. Turner immediately, the officer who is in charge of the local health center, that there is an outbreak of diarrhea-like symptoms, and around 10-12 people have come to that local hospital where Dr. Lee, Dr. You can name him as Dr. M or L. Give any name to Dr. Lee. Okay. So he said that he had admitted these 10-12 people to the hospital that he's serving, Dr. Lee is serving, and they are having severe stomach cramps, vomiting and diarrhea. And he wants Dr. Turner to be informed immediately, so that Dr. Turner has to investigate this outbreak, and he asks this Mr. X to try to reach Dr. Turner as soon as possible. मतलब जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर टर्नर को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि वो लोकल सेंटर पर आकर, जहाँ पर मिस्टर एक्स बैठे हैं, इस केस को इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि वो पब्लिक हेल्थ ऑफिसर हैं उस एरिया के, और उनका काम है इस आउटब्रेक को इन्वेस्टिगेट करना, क्योंकि अचानक से 12 लोग उस मेडिकल हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं जिनके एक ही तरीके के सिम्टम्स हैं, और उन सारे लोगों ने एक ही पिकनिक अटेंड की. ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है. अब इस इंफॉर्मेशन को लेकर आप सिंक इन करिए. ये एक हाइपोथेटिकल केस सिनेरियो है. जैसे जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे, तो आपको इसमें टूल्स मिलेंगे, यानी कि आप समझेंगे कि कैसे इस केस सिनेरियो को इन्वेस्टिगेट करना है और कैसे इस आउटब्रेक को इन्वेस्टिगेट करके लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचना है. सो दिस केस सिनेरियो, व्हाट मिस्टर एक्स एंड मिस्टर Turner would be doing in this involves descriptive epidemiology that we'll come to later. So we will be providing you with tools to investigate outbreak. Yes, Kalpana. Yes, कुछ लोग क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं, लेट करना. तो टाइम से क्यों नहीं आते क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं? ठीक है, मैं एडमिट कर रही हूँ. Okay, so now there's nobody in the waiting room.
32 participants. Please take a snapshot of the attendance. Huh? Somebody take a snapshot of the attendance. So right now there are 32 participants. कोई फोटो ले ले अटेंडेंस की, ठीक है? चलिए स्टार्ट करें वापस. जब कभी भी आप बीमार पड़ जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहली चीज जो फिजिशियन या डॉक्टर करता है कि वो कुछ मेजरमेंट्स लेता है और इंफॉर्मेशन जानकारी कलेक्ट करता है. So whenever you become ill and visit a doctor, the first thing that the doctor or the physician does is to take certain measurements and collect information. अब ये जो measurements होते हैं ये आपका टेम्परेचर हो सकते हैं, तापमान, शरीर का तापमान, हार्ट रेट यानी पल्स और ब्लड प्रेशर जैसी चीजें हो सकती हैं. So the measurements might include your temperature, heart rate, blood pressure or oxygen level, depending upon what the physician is suspecting you might be suffering from. तो ये जो जानकारी होती है और जो जानकारी डॉक्टर या फिजिशियन कलेक्ट करता है वो इंक्लूड करती है आपकी बीमारी यानी कि आपको लक्षण दिखने किस समय से शुरू हुए, आपके लक्षण हैं क्या, आप कहाँ गए थे इसके पहले, लक्षण शुरू होने के पहले क्या आप किसी जगह पर किसी खास जगह पर गए थे तो वो जगह कौन सी है, या फिर आपने क्या खाया हो सकता है. इन सारी जानकारियों से फिजिशियन या डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करता है कि ये इनके शरीर के कुछ मेजरमेंट्स हैं, वाइटल मेजरमेंट्स हैं, जिनसे लक्षणों के बारे में और बीमारी के बारे में कुछ प्राथमिक जानकारी मिल रही है. और जानकारी जो डॉक्टर आपसे ले रहा है वो लक्षण आपके किस समय से शुरू हुए, वो लक्षण जब शुरू होने के पहले आप किसी खास जगह पर गए थे, आपने कोई मीटिंग अटेंड की थी, कोई पिकनिक अटेंड की थी, या आप किसी बाजार गए थे, किस चीज से आप एक्सपोज हुए हैं, या आपने क्या खाया है, ये सारी जानकारी एक फिजिशियन कलेक्ट करने की कोशिश करता है जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं. So the information includes, we'll summarize, the time of onset of your illness, कब बीमारी शुरू हुई, where you might have traveled, and what you might have eaten. इसके बाद वो आपको एक फिजिकल एग्जामिनेशन देता है, ठीक है, चेस्ट एग्जामिनेशन वगैरह दबा के देखता है या छू के देखता है कि कहीं से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा है, कफ तो नहीं जमा है. एंड उसके बाद वो आपको अगर उसको जरूरी लगता है तो वो यूरिन का, ब्लड का या नेजल स्वैब या थ्रोट स्वैब लेने के लिए बोलता है. जैसे कोविड के केस में हम नेजल और थ्रोट स्वैब लेते हैं टेस्ट के लिए. अगर उसको लक्षण लगते हैं कि किसी खास बीमारी के हैं तो अकॉर्डिंगली वो आपसे सैंपल देने के लिए कहता है. यानी कि फर्स्ट द डॉक्टर हैज रिकॉर्डेड, हैज टेकन मेजरमेंट्स, then he collects certain information and next he gives you a physical examination, and depending upon whether he suspects a particular disease he asks you to provide a specimen. It could be urine or blood or a nasal swab or a throat swab or anything else, or an x-ray or an ultrasound for laboratory examination. So ये जो जानकारी फिजिशियन कलेक्ट करता है इससे उसको मदद मिलती है आपकी बीमारी की प्रकृति के बारे में समझने में और आपको अप्रोप्रिएट जो उसका समुचित इलाज है वो देने में या प्रिस्क्राइब करने में उसको मदद मिलती है. So the information, all this information that the physician gathers helps the doctor or the physician to understand the nature of your illness and prescribe an appropriate treatment so that you get cured of the disease that or the illness that you're suffering from. तो एक प्राइमरी केयर फिजिशियन यानी कि एक डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो उसका जो कंसर्न होता है वो एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, यानी कि आप अगर बीमार बन के गए हैं तो आपकी बीमारी का इलाज करना या आपको क्या बीमारी है उसमें उसका इंटरेस्ट होता है. लेकिन एक एपिडेमियोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट एक जनसंख्या की बीमारी में होता है. जैसे एक प्राइमरी केयर फिजिशियन एक इंडिविजुअल
एक अकेले व्यक्ति की बीमारी को क्योर करने में और उसको समझने में इंटरेस्टेड होता है, वैसे ही एक एपिडेमियोलॉजिस्ट एक जनसंख्या को कौन सी बीमारी परेशान कर रही है किसी एक पॉपुलेशन में, किसी एक खास जगह पर, किसी एक खास रीजन, उसको समझने में एपिडेमियोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट होता है. सो टू समराइज इट, a primary care physician is concerned with the course of disease in an individual patient, while an epidemiologist is concerned with the course of disease in a population. एक प्राइमरी केयर फिजिशियन आपको बीमारी कब शुरू हुई, आपके लक्षण कब शुरू हुए, आप कहाँ गए थे, आपने क्या क्या खाया था, किस वजह से, किस चीज से आप एक्सपोज हुए जिसकी वजह से आपको बीमारी हुई, इसमें समझने में एक डॉक्टर का इंटरेस्ट होता है. वैसे ही एक एपिडेमियोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट किसी जनसंख्या में बीमारी की शुरुआत, एक आउटब्रेक की शुरुआत कब हुई, जो पीड़ित जनसंख्या है वो किसी खास जगह पर गई थी, उसका किस चीज से एक्सपोजर हुआ या उसने क्या खाया, इसमें उसका इंटरेस्ट होता है एक एपिडेमियोलॉजिस्ट का. So while a primary care physician is concerned with an individual patient, an epidemiologist is concerned with the health of the entire population. Okay? तो जब भी कोई बीमारी, इंजरी या फिर मृत्यु असामान्य दर से किसी जनसंख्या में या किसी समुदाय में होती है, तो एपिडेमियोलॉजिस्ट उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द डिजीज स्टेटस इन द कम्युनिटी और द पॉपुलेशन. जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं कि आजकल जब कोविड-19 की शुरुआत हुई और चाइना में अचानक से around 25 people were diagnosed with an illness, a pneumonia-like illness of unknown etiology, यानी कि किस वजह से हो रही है ये बीमारी उसका पता नहीं चला. तो इसको एक लोकल आउटब्रेक करार दिया गया by the Chinese government, and they were trying to diagnose or figure out what is really causing the disease, because it was showing symptoms similar to pneumonia, but it was not caused by the causative agent that causes pneumonia. So similarly, when illness, injury or disease or death occur at unexpected or unacceptable levels in the population, the epidemiologists, they seek to collect information about this disease or the disease status of the population. तो पहला सवाल जो एपिडेमियोलॉजिस्ट पूछते हैं वो ये है कि कितने लोग बीमार हैं, यानी how many people are sick. This is the first question that an epidemiologist asks in the event of an outbreak. दूसरा सवाल जो वो पूछते हैं वो ये है कि कौन बीमार है, क्या बूढ़े बीमार हैं, क्या यंग बीमार हैं, क्या मेल्स बीमार हैं, क्या फीमेल्स बीमार हैं, यानी पुरुष बीमार हैं या स्त्रियां बीमार हैं, क्या अमीर बीमार है या गरीब बीमार है, यानी कि जनसंख्या का कौन सा वर्ग इस बीमारी से प्रभावित है. So the second question that an epidemiologist would ask is, who is sick? That is, whether a rich person is sick or a poor person is sick, or a person residing in slum is sick, or a person residing in a posh residency is sick, or males are more sick or females are more sick, or it is the older population that is more vulnerable to this disease, or it is the young or children that are more vulnerable to this disease. इसके अलावा वो ये भी जानना चाहते हैं कि ये लोग जो बीमार हुए ये कब बीमार पड़े, यानी कि बीमारी के ठीक पहले की स्थिति क्या थी, वो समय जानना चाहते हैं कि कब बीमार पड़े, ताकि उससे ये पता लगाया जा सके कि किस चीज से एक्सपोज हुए हैं, प्रोबेबल रीजन क्या हो सकता है इनकी बीमारी का या इलनेस का. और इसके फाइनली वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सभी लोग जो इस बीमारी से पीड़ित हैं ये किसी एक खास जगह पर गए थे, कहीं इन्होंने ट्रैवल किया था जहां से ये कोई अननोन एक्सपोजर लेकर आए हैं जिसकी वजह से इस इलनेस की शुरुआत हुई. So to summarize, I'll again summarize it. The first question in the event of an outbreak, an epidemiologist that asks is, how many people are sick? The second question that an epidemiologist would ask is, who is sick? That is young, old, males, females, poor, rich. So which segment of the society or the population is getting sick?
The third question that they ask is, when did the people become sick? And finally, what they ask is that whether these sick people live or they have traveled to a particular place, they live in a particular place, or they have traveled to a particular place where they might have gotten exposed to this particular illness. So in summary, the epidemiologist वो ये चाहते हैं कि इन सारे बीमार व्यक्तियों में common क्या है. So the epidemiologist would want to know what is common amongst all these sick people. तो इस वजह से epidemiology को कभी-कभी population medicine भी कहा जाता है. जैसे एक डॉक्टर एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बीमारी को ट्रीट करने में और क्योर करने में इंटरेस्टेड होता है, वैसे ही एक एपिडेमियोलॉजिस्ट एक जनसंख्या में उभरी हुई किसी आउटब्रेक या इलनेस को समझने की कोशिश करता है, पहले उसके कारण को जानने की कोशिश करता है, जैसे कि कोविड के केस में किया गया. और उसके बाद जब कारण पता चल जाता है, देखिए एपिडेमियोलॉजी के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं. पहला ये एपिडेमियोलॉजी इज ऑल अबाउट, पहला ये कि समस्या क्या है, यानी कि बीमारी क्या है. समस्या कोई एक पर्टिकुलर बीमारी है, यानी कि people are getting sick due to if you take example of COVID-19, people were getting sick of an unknown illness, of pneumonia like illness of unknown etiology, of whose the origin of the disease was not known. Then they found out the origin of the disease, that is, they found out that this disease is being caused by a virus, coronavirus, a subtype of coronavirus, a novel coronavirus, which does not match which is an evolved coronavirus, which the genetic sequence of which matches to a certain extent to the coronaviruses, that is, it belongs to the coronavirus family, but it is a novel virus, that is, it has evolved itself genetically, and it has invoked certain special properties to cause this novel disease, that is COVID-19. Once you know the cause of the disease and समस्या क्या है, उसका कारण क्या है, कारण पता चल जाने के बाद आप उस समस्या को दूर करने के तरीके खोजते हैं, और समस्या को दूर करने के तरीके मिल जाने के बाद उसको पॉपुलेशन लेवल पर इम्प्लीमेंट कैसे करें, ये 4 स्टेप्स में ही एपिडेमियोलॉजी समराइज की जाती है. यानी व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज द डिजीज इन दिस केस. व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज द डिजीज इन दिस केस. नाउ हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड और क्योर्ड, and once you know how this problem is to be solved or cured, then you must find out ways to implement these tactics or strategies at the population level so as to prevent future outbreak or control the outbreak if it is already in progress. Only 10 minutes are left in today's class. Or you can figure out ways to treat or cure the ailing population who is suffering from this. एपिडेमियोलॉजी को इसलिए कई बार पॉपुलेशन मेडिसिन, यानी कि हिंदी में इसको जनसंख्या मेडिसिन भी कहेंगे, जैसे कि इंडिविजुअलिस्टिक मेडिसिन के से जब आप इसको कंपेयर करेंगे, एक डॉक्टर इंडिविजुअलिस्टिक मेडिसिन प्रोवाइड करता है, लेकिन एक एपिडेमियोलॉजिस्ट पॉपुलेशन मेडिसिन प्रोवाइड करता है. एपिडेमियोलॉजी is one of the public health activities, और पब्लिक हेल्थ का एम ही होता है, आपको पता है कि प्रोटेक्टिंग और इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ अ पॉपुलेशन. So it is just one of the public health activities which finally ultimately aims at protecting or improving the health of a population. किसी भी जनसंख्या के स्वास्थ्य की रक्षा करना और उसको इम्प्रूव करना, उसकी बेहतरी के लिए काम करना, ये पब्लिक हेल्थ है. और epidemiology is one of the public health activities that helps to attain protection or improvement of the health of a population. तो ये जो जानकारी epidemiological studies से गेन की जाती है, ये पब्लिक हेल्थ डिसीजन मेकर्स को हेल्प करती है ये निर्धारित करने में कि हमारे जो पॉपुलेशन के, यानी जनसंख्या के मानव और वित्तीय जो हेल्थ रिसोर्सेज हैं, जो स्वास्थ्य रिसोर्सेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, संसाधन है, यानी कि मानव संसाधन और वित्तीय संसाधन जो हमारी जनसंख्या के हैं, उनका बेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसका निष्कर्ष
एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज से मिली जानकारी के आधार पर ही निकाला जा सकता है। तो ये जानकारी, so to summarize it, the information that is gathered from epidemiological studies, it assists the public health decision makers to make best use of the human and financial health resources of a population. तो ये जो जानकारी, जो डेटा इकट्ठा किया जाता है at local level, at state level and at national level, इसको न सिर्फ बीमारियों की आउटब्रेक में, यानी कि बीमारियों के फैलने में, बीमारियों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है, बल्कि अगर ऑलरेडी कोई डिजीज का आउटब्रेक हो चुका है, कोई बीमारी फैल चुकी है जैसे कि कोविड-19, तो उसकी प्रोग्रेस को हॉल्ट करने में, यानी उसके प्रसार को रोकने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज किसी ऑनगोइंग, जैसे मान लीजिए कोई डिजीज प्रिवेंशन प्रोग्राम चल रहा है, कोविड का ही एग्जाम्पल ले लीजिए या ट्यूबरक्लोसिस का ले लीजिए कि ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेंशन के लिए कुछ सरकारी प्रोग्राम्स हैं और वो चल रहे हैं, तो वो प्रोग्राम्स कितने सक्सेसफुल हैं ये जानने में भी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज मदद करती है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज कई तरीके की होती है, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, एक्सपेरिमेंटल, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो किस जगह पर, किस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए किस तरीके की एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिजाइन की जानी चाहिए और वो किस तरीके से उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करती है, ये हम आगे सीखेंगे। So to summarize all of it, so the data gathered at local or the state यानी राज्य के लेवल पर, जैसे उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र या तमिलनाडु, local, state and national level, national यानी कि country level पर, this data can be used not only to prevent disease outbreaks, but they can also help to control the diseases that are already in progress if an outbreak has already occurred, and it also assists in assessing whether an ongoing disease prevention program is effective or not. अगर कोई disease prevention program already सरकार की तरफ से या लोगों की तरफ से या किसी NGO की तरफ से लागू किया गया है, if it is under implementation, whether that program is really effective in preventing the disease, this also can be assessed from an epidemiological study. So next we'll come to the definition of epidemiology. So the simplest definition of epidemiology is the study. See, if we break up the word epidemiology, so it is made up of three Greek words: epi plus demos plus logy. Epi means upon. The meaning of word epi in English is upon. Demos means population, and logy, as we all know, means study. So epi, demos, logy means upon people, study. So the study of something that is upon the people. So this is a Greek phrase which, when translated into English, means the study of something that is upon the people, or in other words, to make it more understandable, study of something that has befallen the people or the population, which is befallen the people or population, which is of something that is not good to the population. So study something from which the population is suffering. So epidemiology, or simply epidemiology, is the study of epidemics or diseases that have befallen the population. So a proper definition of epidemiology would be, it is the study of the distribution and determinants of diseases and injuries in human population. यानी कि epidemiology की अगर व्याख्या हम हिंदी में करना चाहें तो किसी भी मानव जनसंख्या में, जन समुदाय में किसी बीमारी के, बीमारियों के या इंजरीज के, चोटों के डिस्ट्रीब्यूशन, उनका विस्तार क्या है और उनके कारक क्या हैं, यानी कि कोई बीमारी किस स्तर पर किसी जनसंख्या में फैली है और वो बीमारी होती किन वजहों से है, उनके कारक क्या हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, इनको जानना ही एपिडेमियोलॉजी. So the study of distribution and determinants of diseases and injuries in human populations is called epidemiology. तो इसके पहले तो मैंने आपको बताया कि एक एपिडेमियोलॉजिस्ट बेसिक 4 सवाल पूछता है जब भी there is an event of an outbreak of a disease in a population or a community. So the first one is
who is sick. The second is, the first one is how many people are sick. That is the extent of distribution of the disease in the population. Then who is sick, which segment of the population is getting more affected by the disease. For example, in case of COVID, the older population is said to be more vulnerable from this disease. Then the third is, when did the people become sick? And finally, whether the people travel to a certain place or a locality which made them sick or ill. So, what is the goal of epidemiology? We are done with the definition of epidemiology. So, the goal of epidemiology, उसका एम क्या है, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे गोल को, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य अचीव करना. So the goal of epidemiology is to limit disease, injury or death in a population. यानी कि ultimately epidemiology का aim कैसे वो public health के protection और improvement में help करती है. It wants to limit, or it aims to limit the disease, injury and death in a population. यानी कि disease, बीमारी, विकलांगता और मृत्यु की दर को कम करना अल्टीमेट एम है एपिडेमियोलॉजी का. किसी भी जनसंख्या में बीमारियों की, चोटों की, विकलांगता की यानी एक्सीडेंट्स की वजह से जो होते हैं, और मृत्यु की दर को कम करना एपिडेमियोलॉजी का अल्टीमेट गोल. कैसे करता है वो? हाउ डज इट अचीव दिस? It achieves this by intervening to prevent or limit the outbreaks or epidemics of disease and injury. So you can either prevent, बीमारी की शुरुआत होने से पहले ही उसको रोक लें, या फिर अगर बीमारी की शुरुआत हो गई है in a certain population, जैसे कि भारत में एक समय पर COVID-19 के केसेस नहीं थे, so we could have taken certain steps to prevent the onset of this disease in Indian population. यानी कि अगर हम लोगों को बाहर से आने से रोक देते, इंटर कंट्री ट्रैवल रोक बैन कर देते उस वक्त, तो हो सकता है कि हमारे देश में कोविड-19 के केसेस नहीं आते, हम बच जाते. लेकिन जब तक इस बीमारी के बारे में पता चला कि ये एक एपिडेमिक के तौर पर उभरी, और जब तक WHO ने इसको डिक्लेयर किया एक डिजीज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, क्योंकि पैंडेमिक तो इसको बहुत बाद में डिक्लेयर किया गया इन फरवरी, तो जब तक ये